गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पर्सनालिटी असेसमेंट के कुछ विधियों के बारे में पढ़ रहे थे और पर्सनालिटी असेसमेंट यानी जो आपकी व्यक्तित्व है उसका मूल्यांकन कैसा किया जाए, तो उसकी 3 विधियां हमने बताई थी। ऑब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड। कल हम लोगों ने सब्जेक्टिव मेथड यानी व्यक्तिनिष्ठ विधि पढ़ी थी, जिसको हम व्यक्तिगत विधि भी कह सकते थे। आज हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोजेक्टिव मेथड को प्रक्षेपण विधि भी कहते हैं। 1939 में लॉरेंस फ्रैंक ने सर्वप्रथम प्रक्षेपण विधि को नामित किया था, यानी इसका नामकरण किया या इसको खोजा था। इस विधि के माध्यम से विषयी अपने विचारों को आंतरिक लक्षणों, भाव दशाओं, अभिव्यक्तियों और कल्पनाओं में पिरोकर, यानी जो उसके अंदर के विचार हैं, जो अंदर की कल्पनाएं हैं, उसी के माध्यम से एक कहानी के रूप में प्रकट करता है और उसी कहानी के माध्यम से हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। इसी को हम प्रक्षेपण विधि कहते हैं। प्रक्षेपण विधियां कई सारी हैं, जिसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है शब्द सहचर्य विधि। शब्द सहचर्य विधि, जिसको इंग्लिश में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी कहते हैं, जिसका निर्माण कह सकते हैं या जिसकी सर्वप्रथम खोज जो किसने की थी, जुंग ने की थी। जुंग ने शब्द सहचर्य परीक्षण का निर्माण किया था। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में कई शब्द दिए जाते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को शब्द दिए जाते हैं और उस शब्द से संबंधित बिना टाइम गवाए 1 सेकेंड में उसके दिमाग में जो भी सेंटेंस आता है वो उसके सामने लिख देता है। तो एक सीक्वेंसेस यानी एक लिस्ट दी जाती है शब्दों की, और उन शब्दों से संबंधित जो उसके दिमाग में चीज़ें आती हैं वो उसको लिख देता है। उन्हीं सेंटेंस के आधार पर हम उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि अगर हमने घर दिया, अब जैसे ही घर हमने बोला तो उसके दिमाग में तुरंत आ गया मेरा घर बहुत सुंदर है, या कोई कह सकता है मेरा घर मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ दिया, मेरी माँ अच्छा खाना पकाती है, मेरी माँ अच्छी है। इस तरीके से जो उसके दिमाग में एट प्रेजेंट जो शब्द आता है, जो वाक्य आता है, उसको वो लिख देता है और उन्हीं वाक्यों का मूल्यांकन करके हम उस सब्जेक्ट की पर्सनालिटी को चेक कर लेते हैं या उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। नेक्स्ट विधि जो है वो वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जिसको कहते हैं। इसका निर्माण 1950 में रॉटर ने किया था। 1950 में रॉटर ने किया था। कौन सी विधि किसके अंतर्गत आती है, इसका निर्माण किसने, मनोवैज्ञानिक ने किया, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, सेंटेंस को फुल पूरा करना पड़ता है, फिल आउट करना पड़ता है, यानी एक खाली स्थान दे दिया जाता है। अब खाली स्थान में आपको अपने शब्दों के माध्यम से उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। जैसे मेरा लक्ष्य डैश है, कोई लिख सकता है मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है, मेरा लक्ष्य ये है। तो जैसा उसके दिमाग में जो चीज़ आती है उसके हिसाब से वाक्य की पूर्ति करता है और उसी वाक्य पूर्ति के सेंस के आधार पर उसके पर्सनालिटी का हम मूल्यांकन कर लेते हैं। तीसरा है रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको इंग्लिश में रोरशा इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। अगर कहते हैं कि रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण किस परीक्षण के अंतर्गत आता है, तो ये पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्टिव मेथड है। इसका निर्माण किसने किया था, हरमन रोरशा ने किया था 1921 में। हरमन रोरशा 1921 में किया था। ये टेस्ट तो ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। इस टेस्ट में क्या होता है, 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड में से 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट, यानी कि ब्लैक और वाइट कलर के इंक ब्लॉट होते हैं। उस पर 2 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक, वाइट एंड रेड कलर के होते हैं। 3 कार्ड मल्टी कलर के होते हैं। टोटल 10 होते हैं, 5 ब्लैक एंड वाइट, 2 ब्लैक, वाइट एंड रेड और 3 मल्टी कलर के। अब इसमें क्या होता है, इन 10 कार्डों में से कुछ मिला के कुछ कार्ड जिस सब्जेक्ट की जिसकी हमको पर्सनालिटी चेक आउट करनी होती है, उनको ये कार्ड दिखाए जाते हैं और कार्ड दिखाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि कौन सा चित्र उकेर रहा है, कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई चित्र दिखाई देता है। जैसे एक चित्र दिखाया गया तो ये ब्लैक एंड वाइट कार्ड का दिखाया गया और उनसे पूछा गया, तो कोई कह रहा है मुकुट के जैसा है, कोई कहता है कि कोई आकृति है, कोई कहता है कोई कीट जैसा है, समुद्री कीड़े जैसा है, कोई कहता है मास्क जैसा है। तो जिसकी जैसी सोच होगी उस समय, उसके अकॉर्डिंग वो बताता है। तो इस तरीके से हम रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण के द्वारा
जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी पर्सनालिटी को हम असेस कर लेते हैं। अगला है विषय आत्मबोधन परीक्षण। इसके हम थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट भी कहते हैं इसको, और इसका एक नाम और है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसको हम विषय आत्मबोधन परीक्षण भी कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने किया था और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है इसको हम TAT कहते हैं, टैट। इसको TAT कहते हैं, इस नाम से भी जाना जा सकता है कि टैट के नाम से कौन सा प्रक्षेपण टेस्ट या ये प्रोजेक्टिव मेथड है, तो ये पता होना चाहिए। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट को हम टैट कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण। इसका निर्माण CD मॉर्गन ने किया था और हेनरी मुरे, दो साइकोलॉजिस्ट थे, CD मॉर्गन और हेनरी मुरे। 1935 में इसका निर्माण किया था। इसमें 30 चित्र इन्होंने जो निर्माण किया वो 30 चित्र होते हैं इस टेस्ट में। 30 चित्र में से 10 चित्र ऐसे हैं जो मेल के लिए होते हैं, 10 चित्र फीमेल के लिए और 10 चित्र बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को दिखा सकते हैं। अब जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, तो ऐसे सब्जेक्ट को पहले हम 10 से 12 चित्र दिखाते हैं और उससे उन चित्रों के माध्यम से, उन चित्रों में अलग अलग चित्र होते हैं, कभी किसी की जानवरों से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित है, कुछ किसी और से संबंधित है। उन चित्रों के माध्यम से क्या कहानी बन रही है, उन चित्रों को एक संगठित रूप में करके हम सब्जेक्ट से पूछते हैं कि क्या कहानी बन रही है या कहानी बन सकती है फ्यूचर में, तो वो उस कहानी को फिर बताता है। उसकी कहानी के माध्यम से उसकी पर्सनालिटी यानी उसके व्यक्तित्व को हम मूल्यांकित कर सकते हैं या उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी या उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसी को हम टैट कहते हैं या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। उसी के बाद जैसे टैट है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, उसी तरीके से कैट है यानी CAT बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसको कहते हैं या चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट विषय अंतर्बोध परीक्षण और CAT बालक अंतर्बोध परीक्षण या चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट। इसका निर्माण किसने किया था? डॉक्टर लियोपोल्ड बैलेक ने किया था। CAT का निर्माण डॉक्टर लियोपोल्ड बैलेक ने किया था और TAT का निर्माण मॉर्गन एंड मुरे ने, हेनरी मुरे ने किया था। तो था वो बालकों के ऊपर अप्लाई किया जाने वाला टेस्ट था जो कि 3 से 10 साल के बच्चों, 10 वर्ष के बच्चों पर यह परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में क्या होते थे? 10 कार्ड होते थे और 10 कार्ड में जीव जंतुओं के जीवन से संबंधित चित्र होते थे। इन्हीं 10 कार्डों में से कुछ कार्ड बच्चों को, 3 से 10 वर्ष के बच्चों को दिखाए जाते थे और फिर उनसे कहा जाता था कि उससे संबंधित बताएं कि उनके दिमाग में कौन सी कहानी चल रही है। एक कहानी फॉर्म में उसको पूछते थे, तो जैसी वो कहानी बच्चा नरेट करता था या उसका वर्णन करता था, उसी कहानी के अनुसार हम उस बच्चे की पर्सनालिटी को चेक कर लेते थे या उसको समझा देते थे, बता लेते थे, उसका मेजरमेंट कर लेते थे। तो इस तरीके से ये बालक अंतर्बोध परीक्षण है। ये हमारे कुछ प्रोजेक्टिव मेथड थे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड की, जो कि वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड में कई सारी विधियां हैं, जैसे रेटिंग मापनी, साक्षात्कार विधि, आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, समाज मिति विधि। पहले है रेटिंग मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल अगर हम किसी सब्जेक्ट का, किसी विषय का, हमें पर्सनालिटी उसकी चेक करनी होती है या किसी फैक्टर को चेक करना होता है उसकी, तो हम कुछ रेटिंग कर देते हैं। जैसे हाँ पे हमने 1 नंबर दे दिया, नहीं पे 2 नंबर दे दिया, कह नहीं सकते, कुछ हद तक कह सकते हैं, कोई भी चीज़। जैसे हमने कहा कि आपको खाना मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है? तो उसके कारण में मन नहीं लगता है 1 नंबर, कठिन लगता है 2 नंबर। इस तरीके से हमने रेटिंग दे दी, तो इसको रेटिंग स्केल कहते हैं कि किसी विषय की जो पर्सनालिटी हमें चेक करनी, फैक्टर चेक करना है, उसके हिसाब से हम रेटिंग 1, 2, 3, 4, 5 करके दे देते हैं और उस पर टिक आउट करके हम उसकी पर्सनालिटी को देख सकते हैं। साक्षात्कार विधि, जिसको हम इंटरव्यू मेथड भी कहते हैं। साक्षात्कार विधि तो सभी को पता है कि अगर किसी एक पर्सनल के बारे में हमें जानना होता है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानना होता है, तो हम उसको आमने सामने बैठा करके या मोबाइल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू हम उसका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं उससे संबंधित हम उससे
प्रश्न पूछ करके उनका उत्तर जान लेते हैं। उसके बाद है आत्मकथा विधि, ऑटोबायोग्राफी मेथड, यानी इसके माध्यम से भी हम किसी के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है, ऑटोबायोग्राफी लिखता है, तो वो अपने जीवन के पहलुओं को उकेरित करता है। जो उसके जीवन में छिपी हुई भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उनको वो अपनी जीवनी में या अपनी आत्मकथा में लिखता है। तो उसकी आत्मकथा के माध्यम से भी हम उसकी पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं। फिर है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको केस स्टडी मेथड कहते हैं। केस स्टडी की जाती है अगर कोई स्पेसिफिक कोई समस्या होती है किसी के साथ, तो उस समस्या को जानने के लिए हम पर्टिकुलर उस व्यक्ति की केस स्टडी यानी कि उसका व्यक्ति इतिहास जानना चाहते हैं कि उसके फ्यूचर में यानी उसके जन्म से लेकर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, क्या क्या फैक्टर्स उसके लाइफ में आए, किसने उसको इफ़ेक्ट किया, किससे कौन सी प्रॉब्लम हुई, क्या चीज़, टोटल ऑल उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। तो ये इसकी केस स्टडी मेथड के माध्यम से हम पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं। फिर है प्रश्नावली विधि, जिसको क्वेश्चनर मेथड कहते हैं। बहुत लोग को अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने में संकोच होता है, तो उनके लिए एक मेथड होता है क्वेश्चनर मेथड, जिसमें पूरी लिस्ट होती है क्वेश्चन की, हाँ ना में उत्तर दिया जाता है, या ऑप्शंस होते हैं कि कई सारे कारण होते हैं, तो जो कारण सही लगता है उस कारण पर टिक कर दिया जाता है और उस तरीके से उसकी पर्सनालिटी को चेक कर लिया जाता है। अगली है समाजमिति विधि या सोशियोमेट्रिक मेथड। सोशियोमेट्रिक मेथड का मतलब कि आपका समाज में क्या स्थान है, आप समाज में कितने लोगों को या पसंद करते हैं, किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, किसको बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो इस तरीके से भी हम आपकी पर्सनालिटी को चेकआउट कर सकते हैं या उसका असेसमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जेक्टिव मेथड थे, इनके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा और अगर ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी आज यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गई और पेपर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। पेपर सेकंड आपका साइकोलॉजिकल बेस पे था, जो कि मैंने पूरा लगभग कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग फर्स्ट पेपर कल से कंटिन्यू करेंगे और उसके वीडियोज़ देखेंगे। बाकी इससे संबंधित आपके सेकेंड पेपर से संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।